नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी एजुकेटिव में। साथियों, आज की वीडियो में हम न्यू पेंशन स्कीम में जो आपका कैलकुलेटर है उसके ज़रिए आपको बताने का प्रयास करेंगे कि न्यू पेंशन स्कीम में यदि कोई साथी नया ज्वाइन किया है और वो न्यू पेंशन स्कीम में ही रहना चाहता है तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स उसको क्या क्या मिलने वाले हैं। साथ ही साथ यूपीएस में जिन्होंने स्विच करना है उनके लिए भी हम स्टेप बाय स्टेप ये जानकारी देंगे कि अलग अलग कंडीशंस में उनकी पेंशन क्या रहने वाली है। तो कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिएगा तथा शिक्षा विभाग से संबंधित हमारे इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आपको हम एनपीएस के बारे में बताते हैं कि एनपीएस में क्या क्या प्रावधान हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू पेंशन स्कीम में जो हमने बताने का प्रयास किया है। न्यू पेंशन स्कीम पूर्णतः बाजार पर आधारित स्कीम है जिसमें उतार चढ़ाव की संभावनाएं लगातार बनी रहती हैं, परंतु लंबी अवधि तक निवेश करने से शेयर मार्केट का रिटर्न अच्छे से भी बहुत अच्छा मिलने की प्रबल संभावना रहती है। जैसे अभी तक की हिस्ट्री है शेयर मार्केट की, उसके अनुसार यदि आप लॉन्ग टर्म तक निवेश करते हैं तो उनके रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलते हैं, जिसके कारण आपको रिटायरमेंट के समय 60% की एक भारी भरकम राशि अपने खाते में देखने को मिल सकती है। साथ ही जो 40% की शेष राशि है उसकी एन्युटी प्लान के आधार पर आपकी पेंशन का निर्धारण किया जाता है, जो कि मंथली पेंशन फिक्स हो जाती है। इसके साथ ही साथ एक इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके साथ ही साथ यदि कोई एनपीएस कर्मचारी की सेवा काल के दौरान ही मृत्यु हो जाती है, यदि कोई एनपीएस से कवर्ड साथी है और सर्विस के दौरान ही उनकी डेथ हो गई है, तो जो उनके स्पाउस हैं उनको ओल्ड पेंशन स्कीम के बेनिफिट्स दिए जाएंगे। फैमिली पेंशन जो मिलेगी ओल्ड पेंशन स्कीम के बेनिफिट्स के आधार पे मिलेगी, ना कि एनपीएस के आधार पे। इसके साथ ही साथ यदि कोई फिजिकली रूप से डिसेबल हो जाता है कोई कर्मचारी और सरकार उनको अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर देती है और वो एनपीएस के शिक्षक या कर्मचारी थे, तो उनके लिए भी प्रावधान है कि यदि सरकार के द्वारा उनको अनिवार्य रूप से फिजिकल डिसेबिलिटी के कारण निकाला जाता है तो उनको एनपीएस का लाभ न देके ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो मृत कर्मचारी है जो एनपीएस से कवर्ड थे और जिनकी सेवा काल के दौरान सर्विस पीरियड के दौरान डेथ हो गई, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है 10% का, उसका बिना ब्याज समेत जितना भी कंट्रीब्यूशन उनका 10% का जमा होगा वो उनके आश्रित को प्रदान कर दिया जाएगा, उनके स्पाउस को प्रदान कर दिया जाएगा। साथ ही साथ उनके स्पाउस को फैमिली पेंशन ओल्ड पेंशन स्कीम के आधार पे ही दी जाएगी। तो ये इसका एक बेनिफिट्स और है। और एनपीएस कर्मचारियों के लिए ग्रेजुइटी का भी प्रावधान है, जिसकी वर्तमान में जो महत्तम लिमिट है वो 25 लाख रुपए है। जो गैजेट नोटिफिकेशन जारी हुआ है अभी यूपीएस का 19 मार्च 2025 को, उसमें कहीं पर भी यह देखने को नहीं मिला है कि इनकी ग्रेजुइटी दी जाएगी। जबकि लोकसभा में जब ये राज्यसभा में जब ये सवाल पूछा गया था, तारांकित सवाल, तो उसके जवाब में ये आया था कि इनकी भी ग्रेजुइटी दी जाएगी। लेकिन जो गैजेट नोटिफिकेशन है उसमें हमें कहीं भी ये देखने को अभी तक नहीं मिला है कि यूपीएस में यदि कोई साथी कवर करते हैं तो क्या उनको ग्रेजुइटी दिए जाने का प्रावधान किया जाएगा या नहीं। हो सकता है बाद में इसमें अमेंडमेंट हो भी जाए, परंतु वहाँ पर लमसम अमाउंट दिया जाता है जिसके जो निर्धारित फार्मूले के आधार पर तय किया जाता है। तो हम आपको पहले एनपीएस के कैलकुलेटर में ले जाते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं कि यदि आपका नई ज्वाइनिंग हुई है या आप पहले से ही एनपीएस से कवर्ड हैं, आपकी सेवा को 17 साल हो गए हैं और कुछ साल और रह गए हैं रिटायरमेंट में, तो आपको कितनी राशि लमसम मिल सकती है जो 60% की राशि, और कितनी आपकी पेंशन बन सकती है मासिक 40% की राशि के आधार पे। तो चलिए हम डायरेक्ट आपको कंप्यूटर स्क्रीन में ले चलते हैं कैलकुलेटर में। यहाँ पर हम आपको एक कैलकुलेटर में ले गए हैं जो एनपीएस का एक सिंपल सा कैलकुलेटर है और इसकी सहायता से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि आपको एनपीएस में यदि आप निवेश करते हैं, एनपीएस स्कीम में ही रहना चाहते हैं, जो शिक्षक एवं कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं चाहे स्टेट गवर्नमेंट के, तो उनको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। मान लिया कि कोई कर्मचारी है जिसकी 28वें साल में यहाँ पर जॉब लगती है, तो हमने यहाँ 28 लिख दिया उसको कि इनकी जो एज है वो 28 ईयर्स है जब इनकी जॉब लगी है, और रिटायरमेंट की जो एज है इनकी वो 60 ईयर्स यहाँ पर लिखी गई है कि 60 साल में इन्होंने रिटायर होना है। अब यहाँ पर स्टार्टिंग कॉर्पस इफ एनी, यदि वो पहले से ही कार्यरत हैं और उनका कॉर्पस कुछ बन रहा है, ये उस केस में भी हम इसको भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये पहले जो नवीन नियुक्त कर्मचारी हैं जो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं
उनके लिए ये है कि यदि वो एनपीएस में है और उनका कंट्रीब्यूशन, मान लिया कि मंथली कंट्रीब्यूशन इनका 7,500 रुपया है, 7,500 रुपये हम लिख देते हैं कि एक महीने में इनका कंट्रीब्यूशन 7,500 रुपये है, तो एक साल में इनका कंट्रीब्यूशन 90,000 रुपये आ जाता है। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि एनुअल इंक्रीज परसेंटेज, जैसे आपका डीए भी बढ़ता है, एक साल में 2 बार बढ़ता है, फिर आपको आपकी इंक्रीमेंट भी मिलता है, तो उसके आधार पे हम मान लेते हैं कि 10% के हिसाब से हर साल आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ता जाएगा। जैसे इस साल 90,000 रुपये है तो अगले साल 90,900 रुपये, 99,000 रुपये हो जाएगा। ये इस टाइप से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि ये मान लिया हमने कि ये बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर 28 साल इनकी उम्र है, 60 साल में इनका रिटायरमेंट होना है, तो इनकी जो टोटल सेवा है वो 32 साल की है। 7,500 रुपये इनका शुरू के महीनों में जमा हो रहा है, शुरू के साल में 90,000 रुपये जमा हो रहा है, अगले साल फिर इनका जो डीआर बढ़ेगा, डीए बढ़ेगा, और उसके अलावा इनको इंक्रीमेंट, वार्षिक वेतन वृद्धि भी मिलेगी। उसके आधार पर हम ये मान के चलते हैं कि हर साल जो इनका अंशदान है वो 10% बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने कैलकुलेशन किया है कि जो रिटर्न बिफोर टैक्सेस होगा, जो हम कैलकुलेशन लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, वैसे शेयर मार्केट का जो रिटर्न होता है वो 15 से 20% तो एवरेज मान के रहता ही है, लेकिन फिर भी हम कम से कम मान रहे हैं यहाँ पर कि 10% का रिटर्न इनको अगर मिलता है। लमसम विड्रॉल इनका 60% होना है और एन्युटी परचेज इन्होंने करनी है 40% के अमाउंट की। तो उसके आधार पे एन्युटी का जो रेट है वो 5 से 7% का रहता है। जब ये एन्युटी जो पेंशन निर्धारित होती है, जिससे पैसा आप एक मुश्त इस 40% को किसी एन्युटी प्लान में डालेंगे, तो वो 5 से 7% का इसका रिटर्न रेट होता है। तो आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं, हो सकता है 5 से 7 की जगह यहाँ पर 7% भी हो सकता है, तो हमने 7% मान लिया। आप 6 भी मान सकते हैं, 7 भी मान सकते हैं, 6.5 भी मान सकते हैं, यहाँ पर हमने 6.5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 6.5% के हिसाब से, तो ये पूरे राउंड फिगर में 7% ले रहा है। तो यहाँ पर जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो आप देखेंगे टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड, ये आपकी अमाउंट इन्वेस्ट हो रखी है 2,02,02,639 रुपये। टोटल कॉर्पस एक्यूमुलेटेड एट द रेट 60, जो 60 साल की उम्र में जो आपका ये 10% के हिसाब से जो हम मान के चले यहाँ पर कि 10% के रिटर्न के हिसाब से आपका जो अमाउंट बनेगा कॉर्पस फंड में वो 6,89,78,709 रुपया बनेगा। और अमाउंट अवेलेबल फॉर टैक्स फ्री विड्रॉल जो ये होगा वो 4,13,87,225, जो 60% की राशि इसकी वो ये है, ये आपके खाते में जाएगी और ये टोटल टैक्स फ्री होती है। और अमाउंट यूज फॉर एन्युटी परचेस, जो एन्युटी परचेज आपको लेना है वो 2,75,91,483 रुपये का लेना है, 2,75,91,483 रुपये का। तो मंथली पेंशन इस पर जो बनेगी आपकी एन्युटी पर वो बनेगी 1,49,454 रुपया। तो ये एनपीएस का एक उदाहरण है। यदि कोई साथी अभी नवीन नियुक्ति पा रखे हैं तो वो अपने ग्रेड पे के हिसाब से बेसिक पे प्लस डीए जो भी उनको मिल रहा होगा उसका 10% निकाल के यहाँ पर मंथली कंट्रीब्यूशन लिख सकते हैं। फिर एनुअल इंक्रीज इनका 10% आप लिख सकते हैं, 10, 12, 15 जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं, क्योंकि अभी 8th पे कमीशन लगेगा तो हो सकता है जो ये वाली राशि है ये 15% भी बढ़ जाए या 20% भी बढ़ जाए। वो 8th पे कमीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस फैक्टर के हिसाब से लगता है इस समय। तो एक उदाहरण तो हमने ये ले लिया है। एक अन्य उदाहरण ले लेते हैं कि करंट एज किसी साथी की यदि 45 साल चल रही है, डेट ऑफ रिटायरमेंट उनका 60 साल का है और मंथली कंट्रीब्यूशन इनका मान लेते हैं 11,500 रुपये का है मंथली कंट्रीब्यूशन। तो ये 1,38,000 रुपये इनका सालाना है और 10% के हिसाब से इनका बढ़ रहा है। यहाँ पर हमने वही रिटर्न का एक्सपेक्टेड रेशियो माना है, जो वो माना है हमने 10% का। तो इनका जो कॉर्पस यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग कॉर्पस, क्योंकि ये पहले से ही कर्मचारी हैं, जब 45 साल के हैं, इनकी नौकरी को 16-17 साल हो गए हैं, तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है कि इनका जो इंडिविजुअल कॉर्पस है, जो यहाँ पर स्टार्टिंग कॉर्पस है वो 46 लाख रुपए का है। तो अब इसकी कैलकुलेशन करके देखते हैं हम कि यहाँ पर अब कितना आता है इनका कैलकुलेट करके। ये देख सकते हैं आप कि ये आ गया है आपका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड यहाँ पर 49,61,000 और इतना दिखा रहा है। ये अलग है, इसमें ये ध्यान रखिएगा 46 लाख और जुड़ेगा और ये जो टोटल कॉर्पस एक्यूमुलेटेड 60 साल पे होगा 3,12,82,576 रुपये। ये 14 साल बाद की बात कर रहे हैं हम आज से। और
अमाउंट अवेलेबल फॉर टैक्स फ्री जो आपको 60% की राशि मिलेगी वो मिलेगी 1,87,69,546 रुपये। और जो आपका एन्युटी प्लान बनेगा 40% वो 1,25,13,030 रुपये का बनेगा, जिसके आधार पे आपको 62,565 रुपये फिक्स पेंशन हर महीने दी जाती रहेगी। साथ ही साथ यदि पेंशन लेने के दौरान किसी कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो ये पेंशन उनके स्पाउस को मिलेगी, और यदि स्पाउस की भी डेथ हो जाती है तो जो ये अमाउंट है 40% का परचेजिंग अमाउंट, ये पूरा का पूरा पैसा एम्प्लॉय के जो लीगल रूप से बच्चे हैं उनको दे दिया जाता है। यहाँ पर 1,87,69,546 रुपये ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है, और इसका यदि आप बैंक में एफडी भी कर देंगे तो उससे भी आपको एक भारी भरकम ब्याज की राशि मिलेगी, जो कि आपकी मंथली पेंशन के ही हिसाब से कैलकुलेट में आ जाएगी। तो यहाँ पर इसके बेनिफिट्स ये हैं, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप एनपीएस में ही बने रहिए, और यदि आपको थोड़ा सेफ कॉर्नर में खेलना है तो आप यूपीएस में जा सकते हैं। एनपीएस में ये फ़ायदा यहाँ पर ये दिख रहा है कि 62,565 यदि जो एम्प्लॉय है जो पेंशन ले रहे हैं उनकी डेथ भी हो जाती है तो उनकी स्पाउस को भी इतनी पेंशन मिलेगी। जबकि यूपीएस में यदि किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट के बाद 1,00,000 रुपये पेंशन है तो उनकी डेथ के बाद उनकी जो स्पाउस है उनको 60,000 रुपये की ही पेंशन मिलेगी। तो यहाँ पर ये नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। तो लेकिन ये पूर्णतः बाजार पे आधारित होती है, और 10% हमने यहाँ पर बहुत कम रखा है। अभी यदि हम इसको 15% का एक्सपेक्टेड रिटर्न भी मान के चलते हैं तो ये राशि और भी बढ़ेगी, लेकिन हम कम से कम 10% मान रहे हैं कि छोटे से छोटा परसेंट का बेनिफिट लेके आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको कितना बेनिफिट हो सकता है न्यू पेंशन स्कीम में। तो अब हम यहाँ बात करते हैं यूपीएस के केस में सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाली पेंशन की गणना की, कि मान लिया कि किसी कर्मचारी का जब रिटायरमेंट के अंतिम 12 महीनों का औसत जो है वो बेसिक उनका 80,000 रुपया यहाँ पर है, और यहाँ पर पी की वैल्यू आ गई है आपकी 80,000 रुपये, और डीए की दर माना उस समय 40% चल रही है, तो 40% 80,000 का 32,000 रुपये इनका डीए निकल गया है, कि डीए की दर इनकी 40% के हिसाब से 32,000 रुपये हो गए। मान लिया इनकी कुल सेवा काल जो सर्विस पीरियड है वो 30 वर्षों का है, कुल सेवा के 12 महीनों की संख्या हो जाएगी, 30 में 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 360 आ जाता है। लेकिन यहाँ पर महीनों की एक लिमिट रखी गई है, मैक्सिमम लिमिट की 300 महीनों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। यदि 300 से ज़्यादा है तो उनको 300 ही माना जाएगा। तो यहाँ पर क्यू को हमने 300 ही मान लेना है। यहाँ पर ये देखिए 300 माना गया है, और कुल हाफ्स की संख्या, क्योंकि एक साल में 2 हाफ्स होते हैं तो 30 साल में 30 × 2 यानी कि 60 हाफ्स यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनको पेंशन का निर्धारण कैसे होगा। तो जो एमोल्यूमेंट्स है यहाँ पर वो निकल जाएगा बेसिक प्लस डीए, ये मतलब कि 80,000 प्लस डीए 32,000 रुपये था, तो 1,12,000 रुपये इनका ई निकल गया है, जो कि लमसम अमाउंट भी हम साथ साथ काउंट करेंगे। सबसे पहले हम पेंशन का निर्धारण करते हैं। तो पेंशन के निर्धारण के लिए फॉर्मूला P/2 जो अंतिम 12 महीनों के बेसिक का औसत होता है, Q/300 जो ये अब आएगा महीनों की संख्या, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 300 हो सकती है, यदि कम है तो कम लिखेंगे, और यहाँ पर इंडिविजुअल कॉर्पस अपॉन बेंचमार्क कॉर्पस। अब मान लिया कि इस केस में इंडिविजुअल कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस की जो वैल्यू है इक्वल है, यहाँ पर ये भी 40 लाख रुपए, ये भी 40 लाख रुपए। तो यहाँ पर इसी के साथ साथ हम लमसम की भी गणना कर रहे हैं कि ई एमोल्यूमेंट्स मतलब बेसिक प्लस डीए, तो उसमें हम एल मतलब टोटल हाफ्स की मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड भी कर देंगे। तो साथ साथ यहाँ पर पेंशन के बेसिक की भी गणना कर रहे हैं, और लमसम अमाउंट कितना मिलेगा वो भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पेंशन बनेगा इनका, पी की वैल्यू 80,000 रुपये रख दी, क्यू की वैल्यू यहाँ पर जो हमने बोला था कि वो 360 आ रही थी, लेकिन हमने 300 लिखी, यहाँ पर 40 लाख डिवाइडेड बाई 2 × 300 × 40 लाख। बेंचमार्क कॉर्पस यहाँ पर है और इंडिविजुअल कॉर्पस यहाँ पर है, तो ये सब आपस में कैंसिल हो जाते हैं, और यहाँ पर जो इनका जो पेंशन का बेसिक बनेगा इस कंडीशन में 40,000 रुपये पेंशन का बेसिक बनेगा, और जो इनका लमसम अमाउंट बनेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,12,000 रुपया तो इनका ई था, जिसमें बेसिक प्लस डीए शामिल था। एल इसमें टोटल हाफ्स की संख्या है 60 बट डिवाइडेड बाई 10, तो जो इनको लमसम अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 6,72,000 रुपया इस कंडीशन में। साथ ही साथ जो ये पेंशन का बेसिक है 40,000,
ये केवल यहीं तक सीमित नहीं रहेगा, इसमें डीए भी जुड़ेगा जिसको डीआर भी बोला जाता है। तो डीए 40% यदि चल रहा होगा उस समय तो 40,000 का 40% 16,000 रुपये हो जाता है। और पेंशन अमाउंट जो इनकी बनेगी तब 40,000 प्लस 16,000 यानी कि 56,000 रुपये इनको पर मंथ पेंशन मिलेगी। और ये समय समय पर इंक्रीज भी होती रहेगी डीए या फिर डीआर के बढ़ने के साथ साथ। तो एक केस ये है। अब दूसरा केस में हम चलते हैं कि यूपीएस के केस में सेवा इनकी फिर से गणना करते हैं। अंतिम बेसिक वही मान लिया हमने 80,000 रुपया है और यहाँ पर कुल सेवा 30 वर्ष है, ये भी हमने मान लिया है। और इसके बाद यहाँ पर हमने माना है कि जो इंडिविजुअल कॉर्पस है, अब चूंकि नया रूल ये भी आ गया है, इसमें एक अमेंडमेंट और कर दिया गया है कि जो कर्मचारी का अपना अंशदान है इंडिविजुअल कॉर्पस में उसका 60% तक कर्मचारी निकाल सकता है। तो मान लिया कि इस कंडीशन में कर्मचारी ने कुछ कंट्रीब्यूट निकाला है, अपना 60% निकाल दिया है, तो उस कंडीशन में क्या उसके अंतिम बेसिक का 50% ही उसकी बेसिक पेंशन बनेगी या फिर कुछ और बनेगी, देखते हैं इसमें। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, क्योंकि 30 साल की सेवा है तो 30 × 12 क्या 360 या 360 आ गए हैं। महीनों की संख्या क्यों 360 है, लेकिन यहाँ पर हमें 300 ही लिखना है। अमाउंट ऑफ बेंचमार्क कॉर्पस 40 लाख रुपए और इंडिविजुअल कॉर्पस का भी 40 लाख रुपए है, जिनमें इन विच एम्प्लॉय सेल्फ कंट्रीब्यूशन, जो एम्प्लॉय का अपना 10% का कंट्रीब्यूशन है वो 20 लाख रुपए है। मान लिया 40 लाख चूंकि इंडिविजुअल कॉर्पस है, यहाँ पर 10% गवर्नमेंट देती है, 10% आप मिलाते हैं, तो ऑब्वियसली इसमें 50% आपका ही शेयर है। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि 20 लाख रुपए इनका इंडिविजुअल कॉर्पस में स्वयं का 10% का अंशदान है कर्मचारी का, तो वो इसका 60% निकाल सकता है, ना कि 40 लाख का 60%। तो यहाँ पर हम 20 लाख का 60% अगर वो पार्सली विड्रॉल करना चाहता है, उसको कोई आवश्यकता है, कुछ विशेष कारण है, बच्चों का विवाह है या फिर फ्लैट वगैरह इत्यादि कुछ लेना है, तो कई कारण उसमें दे रखे हैं, तो आप उसको अध्ययन कर सकते हैं। जो जो कारण दे रखे हैं उनमें से एक कारण को आप चूज कर सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट हो। तो 60%, 20 लाख का 60% यहाँ पर 12 लाख रुपए आता है, उन्होंने पार्सली विड्रॉल कर दिया है। तो 40 लाख यहाँ पर था, उसमें से 12 लाख इन्होंने इंडिविजुअल कॉर्पस से निकाल दिया है। तो अब इनके इंडिविजुअल कॉर्पस की जो राशि है वो 28 लाख रुपए है, ना कि 40 लाख रुपए, क्योंकि 40 लाख पहले थी लेकिन इन्होंने 12 लाख रुपए इसमें से पार्सली विड्रॉल किया है। तो इनकी जो राशि है वो 28 लाख रुपए है। अब इनका जो पेंशन बेसिक बनेगा उस कंडीशन में 40,000 पेंशन का बेसिक बनना चाहिए था 50% के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर पेंशन का जो बेसिक बनेगा वो अब इस फॉर्मूले में लगा करते हैं P/2 Q/300 इंटू IC/BC, इंडिविजुअल कॉर्पस अपॉन बेंचमार्क कॉर्पस। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूले में जब इसको अप्लाई किया तो ये देखिए इसकी वजह से अब फर्क पड़ जाएगा यहाँ पर पूरा का पूरा कि ये 50% नहीं बनेगा 80,000 का, जबकि यहाँ पर 40,000 आना चाहिए था, लेकिन अब ये पेंशन का जो बेसिक बन रहा है वो 28,000 रुपया मात्र बन रहा है, ना कि 40,000 रुपया मात्र, क्योंकि आपने पार्सली जो विड्रॉल किया है उस कंडीशन में ये पेंशन का जो अमाउंट है वो जो बेसिक है वो कम हो जाएगा। और इस केस में जब ये 28,000 पेंशन का बेसिक बना और डीए 40% की दर से यहाँ पर चल रहा है तो 11,200 रुपये डीए बनता है। तो 28,000 पेंशन के बेसिक प्लस डीए 11,200, तो ये मिलके हो जाता है 39,200 रुपये पर मंथ आपको पेंशन मिलेगी इस कंडीशन में। जबकि सेम यही कंडीशन जब आपने पार्सली विड्रॉल नहीं किया था तो 56,000 रुपये पेंशन बन रही थी, और यहाँ पर आपको जो पेंशन बनेगी 39,200 रुपये ही बनेगी। अब एक कंडीशन और ले लेते हैं कि कम सर्विस पीरियड है अगर किसी का, मान लिया कि अंतिम बेसिक किसी का 40,000 रुपया है, 12 महीनों के बेसिक का औसत जो निकलता है, तो पी यहाँ पर 40,000 रुपया हो गया है। कुल सेवा वर्ष इनके 12 साल हैं, 30 वर्ष नहीं है, 12 ही साल हैं। तो यहाँ पर कुल महीनों की संख्या निकाल देंगे 12 × 12 करके, जो कि 144 आती है। परंतु सेवा काल के कुल महीनों की संख्या 300 से अधिक नहीं होती, आप जानते हैं। तो 144 है तो 144 ही लिखेंगे, ना कि 300 लिखेंगे। लेट द अमाउंट ऑफ बेंचमार्क कॉर्पस 25 लाख रुपए है और इंडिविजुअल कॉर्पस भी 25 लाख रुपए है, लेकिन इन्होंने इंडिविजुअल कॉर्पस से कोई भी पार्शियली विड्रॉल नहीं किया है, निकासी नहीं की है। तो इस कंडीशन में अब हम देखते हैं कि क्या होता है। पेंशन का जो बेसिक बनेगा P/2 इंटू Q/300 इंटू इंडिविजुअल कॉर्पस अपॉन बेंचमार्क कॉर्पस। यहाँ पर आप लमसम अमाउंट की भी गणना कर सकते हैं कि लमसम अमाउंट आपको कितना दिया जाएगा। जैसे हमने ऊपर अभी फॉर्मूले के हिसाब से बताया था, उसमें आपको टोटल हाफ्स निकालने होंगे और हाफ्स की मल्टीप्लाई एमोल्यूमेंट्स में करनी होगी और उसमें 10 का भाग दे देना होगा, डिवाइड कर देना होगा। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि P की वैल्यू 40,000 रुपये है, क्यों जो महीनों की संख्या निकली वो 144 निकली है, बेंचमार्क इंडिविजुअल कॉर्पस भी 25 लाख है, बेंचमार्क कॉर्पस भी 25 लाख है।
₹300 यहाँ पर, 300 यहाँ पर Q/300 ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है, 2 वीक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है। तो जब इनकी जो पेंशन का बेसिक बनेगा वो ₹9,600 बनेगा। लेकिन या इस कंडीशन में गवर्नमेंट ने ये एश्योर कर रखा है, यदि किसी की पेंशन का निर्धारण 9,600 बनता है, इस कंडीशन में कि उन्होंने इंडिविजुअल कॉर्पस से कोई अपना पार्शली विड्रॉल नहीं किया है। यदि किसी ने पार्शली विड्रॉल किया है और उस कंडीशन में उनका जो पेंशन का बेसिक बन रहा है वो 10,000 से कम आता है, तो तब सरकार 10,000 मिनिमम पेंशन एश्योर्ड नहीं करेगी, ये उसी कंडीशन में करेगी यदि इनका इंडिविजुअल कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस इक्वल है। तो उस कंडीशन में यदि इनकी पेंशन का बेसिक सर्विस पीरियड के हिसाब से 10 साल से ज़्यादा की सर्विस है, लेकिन 11, 12, 13 या 14, 15 साल है, उसके हिसाब से कम आ रही है, तो तब ये 9,600 ना मिलकर इनको 10,000 की पेंशन का बेसिक बनेगा। और फिर जो इसमें डीए लगेगा 40% के हिसाब से 4,000 रुपया, तो ये 10,000 और 4,000 14,000 रुपया आ जाता है। तो ये आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आप न्यू पेंशन स्कीम में रहना चाहते हैं, मार्केट पे आधारित है जो स्कीम, और यदि आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप न्यू पेंशन स्कीम में रहें। और यदि आपको लगता है कि आपको सेफ कॉर्नर खेलना है तो आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जा सकते हैं। अभी आपके पास 3 महीने का वक्त है और इन 3 महीनों में आप सोच समझ के ही निर्णय लीजिएगा। धन्यवाद।